हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग +2 के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी बुक लगती है उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उसके लगभग 4 चैप्टर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, तो उसकी एक रिवीजन क्लास है। सो दिस इज़ माय रिवीजन सेशन ऑफ ऑल द 4 चैप्टर्स। आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट and we will proceed to the next chapter one by one. Okay, so this is the first video and let us move to the chapter. ओके, सो 12th क्लास इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स लगती है, उस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके लिए हम रिवीजन क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? The term macro in English has its origin in Greek term macros, which means large. In the context of macroeconomics, large means economy as a whole. Macroeconomics is defined as that branch of economics which study economic issue for economic problem at the level of economy as a whole. देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब एक पूरी कंट्री को, जब एक पूरी इकोनॉमी को एक इंडिविजुअल यूनिट मान के जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टडी है, सब्जेक्ट मैटर जो है स्टडी का, वो है कि एक तो पूरी इकोनॉमी के अंदर जब लोग हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की, एक इंडिविजुअल फर्म का बिहेवियर, मार्केट की स्टडी, तो जब हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो वो तो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो वो चीज़ जो हम +1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, +2 के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रीफिक्स है MACRO मैक्रो, इसका जो ओरिजिन है ये ग्रीक लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, और ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है MAKROS मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, जब एक इकोनॉमी के, एक पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल ग्रुप मान के जब हम उसकी स्टडी करते हैं, इकोनॉमी के जितने भी लार्ज एग्रीगेट्स हैं जब हम उसकी स्टडी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए नेशनल इनकम हो गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गए, बिजनेस साइकिल्स हो गए हैं, तो ये जितने भी मैं टर्म अभी मैंने आपके सामने इनका नाम लिए हैं, ये हम एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए या एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए नहीं स्टडी करते हैं। जब हम बिजनेस साइकिल पढ़ेंगे, जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, तो हम एक पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मान के उसके उसके रेफरेंस में हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करना सीखेंगे। जो ट्रेड साइकिल्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल पे नहीं चलते हैं, वो पूरी इकोनॉमी में चलते हैं। अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का प्रोसेस है तो इन्फ्लेशन सिर्फ कुछ पर्सन्स के लिए नहीं है, इकोनॉमी में जितने भी लोग रहने वाले हैं उन सब के लिए वो इन्फ्लेशन है। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन भी कुछ एक पर्सन्स के लिए नहीं है, वो सभी के लिए। तो इसी तरह से जब एक इकोनॉमी के जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सबको एग्रीगेट कर दिया जाए, जितने भी इकोनॉमी के छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स हैं उन सबको एक सिंगल यूनिट मान लिया जाए और फिर उस एक सिंगल यूनिट की स्टडी की जाए, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसकी स्टडी हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है ना कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब एक इकोनॉमी को एक लार्ज यूनिट मान के, एक लार्ज और एक सिंगल यूनिट मान के जब उसकी स्टडी की जाए तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रोफेसर हैं, इन द वर्ड ऑफ M.H. स्पेंसर, ये क्या कहते हैं? Macroeconomics is concerned with the economy as a whole or large segment of it. In macroeconomics, attention is focused on such problems as the level of unemployment, the rate of inflation, the nation total output and other matters of economy wide significance। यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी स्मॉल छोटे छोटे एग्रीगेट्स हैं उन सबको कंबाइन कर दिया जाए, उन सबका एग्रीगेट कर दिया जाए, फिर उनके लिए जो स्टडी हम लोग करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर सोल्व करनी है वो इकोनॉमी की, तो कुछ एक पर्सनस की तो नहीं है ना, ये जो पूरी प्रॉब्लम है पूरी इकोनॉमी की है। अब जब पूरी इकोनॉमी की जब स्टडी की जाएगी तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आएंगी कि इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेशो और अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कितना है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है तो उसको, वो ज़्यादा पहली बात तो क्यों है, तो उसको कम करने के लिए इकोनॉमी के अंदर कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। अब जब इन प्रॉब्लम को जब सॉर्ट आउट करेंगे तो हम इनडायरेक्टली पूरी इकोनॉमी की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब एक इकोनॉमी के अंदर कोई प्लानर है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो कर रहा है, वो अगर ऐसा मॉडल बना रहा है जिससे इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेशो है वो इंक्रीज़ होगा, तो जब एक पूरी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट रेशो इंक्रीज़ होगा तो जितने भी स्मॉल यूनिट्स हैं, छोटे छोटे इंडिविजुअल है, वो ऑटोमेटिकली उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो इसी को, यही सब्जेक्ट मैटर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरे होल लार्ज ग्रुप की स्टडी की जाती है कि कैसे
उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है पहले उनको फाइंड आउट किया जाता है, फिर उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, प्लानिंग बनाई जाती है, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर रिजल्ट को मॉनिटर किया जाता है। तो जब एक पूरी इकोनॉमी की जब हम स्टडी करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डील होती है। ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच डील करती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, लास्ट ईयर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और करंट ईयर इस साल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। नो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो यू कैन इजीली टेल बिकॉज यू हैव रीड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन लास्ट ईयर इन +1। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किन चीज़ों की स्टडी करते हैं? देखिए, एक इंडिविजुअल यूनिट की आगे डिफरेंसेस दे रखी हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की एक इंडिविजुअल यूनिट, एक इंडिविजुअल यूनिट एक कस्टमर भी हो सकता है, एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है, एक प्रोडक्शन फर्म भी हो सकती है, एक मार्केट, एक फॉर्म ऑफ मार्केट भी हो सकता है। तो जब हम इन इंडिविजुअल स्टडी एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं ना, तो वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में, इट डील्स विद इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइसेस एंड इंडिविजुअल आउटपुट। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जिन इकोनॉमिक एग्रीगेट्स की स्टडी की जाती है वो होता है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल आउटपुट। अब ये जितने भी इंडिविजुअल इनकम है ये एक पर्सन की इंडिविजुअल इनकम है ना। इंडिविजुअल प्राइसेस, एक कमोडिटी के कितने कितने प्राइसेस हैं, कोई एक प्रोड्यूसिंग फर्म है उसका आउटपुट कितना है, वो किस लेवल पे अपना आउटपुट कर रही है, और जिस लेवल पे वो अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है वहाँ पे उसके कॉस्ट और उसके रेवेन्यू के क्या डाटाज हैं। तो जब इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं, तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे है, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इस प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है प्राइस डिटर्मिनेशन की। प्राइस डिटर्मिनेशन मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। ये एक टर्म यूज़ की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है उसको तो प्राइस थ्योरी बोलते हैं, कि कैसे एक कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होगा। अब जब एक कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होगा तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे कुछ कंज्यूमर्स होंगे जो उस कमोडिटी को परचेज करना चाहेंगे, और उसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स होंगे जो प्रोडक्शन कर पाएंगे और प्रोडक्शन करके उसे मार्केट में सेल आउट करेंगे। तो होल एंड सोल प्राइस थ्योरी का मतलब होता है कि प्राइस को कंसीडर करके ही तो कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट परचेज करता है, और प्राइस को कंसीडर करके ही प्रोड्यूसिंग फार्म अपनी आउटपुट को सेल करती है। तो जब सेंट्रल प्रॉब्लम जहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन की हो, दूसरा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, ये जितनी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाती हैं ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में सॉर्ट आउट की जाती हैं, कि रिसोर्सेज का कैसे अलोकेशन करें। एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सनस पे कैसे उनका एलोकेशन करें कि उससे सभी के जितने भी सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो, सभी के डिज़ायर्स फुलफिल हों, और कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके डिज़ायर्स रिमेन अनसेटिस्फाइड रह जाए, कोई अनसेटिस्फाइड पर्सन नहीं रहना चाहिए। तो जब इन सब इकोनॉमिक एग्रीगेट की स्टडी होती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, इट्स मेन टूल आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। यहाँ पे जो मेन टूल्स हैं एक किसी भी स्टडी के वो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। अब प्राइस है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एक कमोडिटी की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी तो डिमांड है और कितनी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई है। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पे उस कमोडिटी की जो मार्केट सप्लाई है वो डिटरमाइन होगी, और वहीं उसका प्राइस डिटरमाइन होगा। तो जब प्राइस को डिटरमाइन करना यहाँ पे मेन हमारा मोटिव रहता है, मेन मेरा सब्जेक्ट मैटर ही स्टडी का ये है, और प्राइस डिटरमाइन होता है मार्केट की डिमांड एंड मार्केट की सप्लाई से। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है मेरा, इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हमारी थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो होती है उन्हें उनके आंसर्स कैसे हमें मिलेंगे, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में ही मिलते हैं। मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, सोसाइटी के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर बहुत से लोग हैं, कुछ रिच सेक्शन के लोग हैं, कुछ मिडिल सेक्शन के और कुछ पुअर सेक्शंस के। तो उनको अब प्रोडक्शन करना है, तो उन किन के लिए कौन से
सेक्शन कौन से सोसाइटी के सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करना चाहिए, रिच के लिए करना चाहिए, पुअर के लिए करना चाहिए, मिडिल के लिए करना चाहिए। उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करनी चाहिए, आइदर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अब अगर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ऑप्ट करना चाहिए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, इकोनॉमी के अंदर जितने भी लेबरर्स होंगे उन सबको इकट्ठा करो और उनको प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा दीजिए, तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और अगर इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉय ये जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, पॉपुलेशन कम है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कीजिए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी जो होगी उसको प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर डिप्लॉय कीजिए। ठीक है। फिर आता है होम टू प्रोड्यूस, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करना चाहिए। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो होती है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी होती है। ठीक है। फिर 6 पॉइंट पे मेरा आता है इट डिस्कस हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर और एन इंडस्ट्री इज अटेंड। इसके अंदर ये एक डिस्कस किया जाता है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आएगा और एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कब आएगी। मान लीजिए एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर की कुछ एक गिवन इनकम है और उस कुछ गिवन इनकम पे वो मार्केट के अंदर कुछ कमोडिटीज़ हैं जिनके प्राइस भी गिवन है, तो उन्हें वो कैसे उन डिफरेंट गुड्स पे स्पेंड करे जिससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो। जब सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अपने आप आ जाएगा। उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी कि प्रोड्यूसर जिन यूनिट्स का, जिन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है वो किस लेवल पे प्रोडक्शन करे जहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। जब प्रोड्यूसर को मिलने वाला प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। ये इक्विलिब्रियम टर्म है ना, इसका मतलब होता है कि अ स्टेट व्हेन देयर इज़ नो चेंज इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि एक ऐसी स्टेज है इक्विलिब्रियम जहाँ पे कोई भी चेंज है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ऑप्टिमम सिचुएशन, एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो हमारी टेंडेंसी रहती है इंक्रीज़ की, ना हमारी टेंडेंसी रहती है डिक्रीज़ की। जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो ऑप्टिमम होती हैं, भले वो कंज्यूमर होता है भले वो प्रोड्यूसर होता है। और इंडस्ट्री इज़ अटेंड, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कैसे अटेंड होगा, इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रपोर्शन उन सब में कैसे डिवाइडेड हो कि पूरी इंडस्ट्री एक साथ ग्रो करे कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी की। ठीक है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही कवर्ड होती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जो कि हमारे इस हमारे एकेडमिक सेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स एग्रीगेट। यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करते हैं वो एक इंडिविजुअल यूनिट की नहीं करते हैं। अब एक इकोनॉमी के अंदर सपोज़ कीजिए बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, बहुत सारी प्रोड्यूसिंग फर्म्स होंगी। जब उन सब को कंबाइन कर दिया जाएगा, जब उन सबको एक सम कर दिया जाएगा, तो जब हमारे पास एक इकोनॉमी आ जाएगी। ठीक है। अब जब हम उस इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स की स्टडी करेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो का मतलब यही होता है कि लार्ज ग्रुप ऑफ नंबर्स। ठीक है। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा आता है इट डील्स विद एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल एंड नेशनल आउटपुट। देखिए, नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जिन एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं वो होता है नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट। अब नेशनल इनकम जो होता है वो पूरी एक इकोनॉमी का होता है, वो पर्टिकुलर कस्टमर का या पर्टिकुलर प्रोड्यूसर्स का इनकम नहीं होती है, वो एक पूरी इकोनॉमी की इनकम होती है। ठीक है। अब जब हम इकोनॉमी की नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस नेशनल इनकम को अक्रू करने में कितने लोगों का पार्टिसिपेशन रेशो है। अब पार्टिसिपेशन ये होता है, सपोज कीजिए एक इकोनॉमी के अंदर अगर पार्टिसिपेशन रेशो अगर 40% है, उसका मतलब जो उस कंट्री की नेशनल इनकम अक्रू हुई है उसको अर्न करने में सिर्फ उन 40% लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है, और 60% लोग जो हैं वो रिमेन अनएम्प्लॉयड है, उनका किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है।
अब जब हम पार्टिसिपेशन रेट को धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेशो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सब लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और एक कंट्री की नेशनल इनकम धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जब ऐसी किसी चीज़ की जब हम स्टडी करते हैं कि नेशनल इनकम की कोई जैसे एग्रीगेट हो गया नेशनल इनकम, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। उसके बाद आता है जनरल प्राइस लेवल, कि एक इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल कितना है। प्राइस लेवल निकलता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से और होलसेल प्राइस इंडेक्स से। इसको फाइंड आउट इसीलिए किया जाता है कि जनरल प्राइस लेवल ही मेरा ये शो करता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ पुअर सेक्शंस के लोग भी होते हैं, कुछ मिडिल सेक्शंस के होते हैं और कुछ रिच सेक्शन के होते हैं। अगर प्राइस लेवल मेरा इतना है कि जो मेरे पुअर सेक्शन के लोग हैं वो भी अपने डेली नीड्स की जो गुड एंड सर्विसेज है उसका अगर कंजम्पशन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो प्राइस लेवल है वो नॉर्मल है। यानी ऐसा प्राइस लेवल है जहाँ पे जितने भी पुअर सेक्शन के लोग हैं उनकी भी जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं फुलफ़िल हो रही हैं। तो ये जनरल प्राइस लेवल की स्टडी में आता है। अगर प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को कुछ मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी सेंट्रल बैंक को तो कुछ मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फिजिकल पॉलिसी ऑपरेट करनी पड़ेगी जिससे जनरल प्राइस लेवल मेरा वापस कंट्रोल में आए। इन अदर वर्ड्स इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कर्ब किया जाए, एक ऑप्टिमम सिचुएशन कैसे बना के रखी जाए, इसकी स्टडी यहीं पे होती है। उसके बाद आता है नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट में हम लोग पढ़ते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक इकोनॉमी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। जब हम ये पढ़ लेंगे कि कितने गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, तो हमें ये पता चलेगा कि जीडीपी के फॉर्मेशन में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स का क्या क्या और कितने कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है। जब हमें ये पता चलेगा कि कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, अब फर्दर अगर किसी कोई ऐसा सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन कम है और गवर्नमेंट के कोई रोल प्ले से या गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन से उसका जो आउटपुट है अगर इंक्रीज़ किया जा सकता है, तो उसका आउटपुट भी इंक्रीज़ किया जाएगा। अगर पर्टिकुलर जितने भी सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, अगर उनका अगर आउटपुट हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंसेक्यूटिव इंक्रीज़ होता जाएगा, तो मेरी जीडीपी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और एट लास्ट जो ग्रोथ की जो थ्योरी होती है वो ये तो कहती है कि एक इकोनॉमी के अंदर जीडीपी की इंक्रीज़ होने की रेट कितनी है। अगर वो 9% है, 10% है, अगर इंडिया की इतनी रहे तो ये तो बहुत ही ऑप्टिमम है। ठीक है, तो एक कंट्री का नेशनल आउटपुट को कैसे स्टडी किया जाए, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम मेरी आती है, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हाँ, यहाँ पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि इनकम का लेवल और एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है उनका जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। अब एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एक कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट का रेशो कम क्यों है, अब उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या किया जाए। सपोज़ कीजिए कि इकोनॉमी के अंदर जो मेनली जो वर्कर्स हैं वो सारे अनएजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड हैं। तो गवर्नमेंट सबसे पहले ये पता लगाएगी कि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतना हायर क्यों है। जब ये चीज़ पता चल जाएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा इस वजह से है कि इकोनॉमी के अंदर अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड वर्कर्स ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रन करेगी जिनसे कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिनसे उन जितने भी पर्सन्स हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको स्किल्ड किया जा सके। जब उनको स्किल्ड कर देंगे तो उनको भी काम करना आएगा, तो वो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट के किसी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज होना शुरू हो जाएंगे। जब एंगेज होना शुरू होंगे, एम्प्लॉयमेंट का रेशो जैसे जैसे एक इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज़ होता जाएगा, लेवल ऑफ इनकम जो है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाएगा। जब लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज़ होगा तो सब लोगों के पास इनकम आएगी, तो जो मेरी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की और लो लेवल इनकम है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो जब इनकी स्टडी करते हैं, इन एग्रीगेट्स की स्टडी करेंगे, तो यह मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मेरा, इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे जो मेन टूल्स होते हैं इकोनॉमी के वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो क्या था, एक इंडिविजुअल कमोडिटी की कितनी डिमांड है, उस इंडिविजुअल कमोडिटी की कितनी सप्लाई है, उनके इंटरेक्शन से एक पर्टिकुलर आउटपुट और पर्टिकुलर प्राइस लेवल जो था, प्राइस उस कमोडिटी का डिटरमाइन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो एक पूरी इकोनॉमी का लेना है हमें। तो जब हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात करेंगे, एक इकोनॉमी में सप्लाई की बात करेंगे, तो आगे वर्ड्स जुड़ जाते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, के एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने मॉनेटरी टर्म्स के अंदर पर्टिकुलर जितने भी इकोनॉमी के लोग हैं उनकी एग्रीगेट डिमांड कितनी थी। अब उनकी एग्रीगेट डिमांड को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं उन्होंने कितने गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई किया।
तो उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो ये मेरा होता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेरा इकोनॉमी में आ जाएगा तो उनके इंटरेक्शन से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट भी मेरा डिटरमाइन हो जाएगा। मेरा आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आगे चैप्टर भी है अपना शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ अ फर्म। ठीक है, तो इसको डिटेल में एक एक चीज़ को कि एग्रीगेट डिमांड कैसे फाइंड आउट होती है और एग्रीगेट सप्लाई कैसे फाइंड आउट होती है, इसको हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो मेरा है वो ये कहता है इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए और रिसोर्सेज का कैसे प्रॉपर से यूटिलाइजेशन करना है, वे सब सेंट्रल प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो होता है कि ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे विद गिवन रिसोर्सेज से एक इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज करना है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करना है, यही तो मेरा सेंट्रल प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी का। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट मेरा इस बारे में है। उसके बाद आता है सिक्स पॉइंट, इट इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। के देखिए एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, तो ये जितनी भी चीज़ें, अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब है कि एक ऐसा लेवल जहाँ पे मेरा पोटेंशियल आउटपुट है जो है वो मैक्सिमम है, पोटेंशियल आउटपुट भी मैक्सिमम होना चाहिए और इन्फ्लेशन की जो रेट है वो भी विद इन द लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर कितना है, एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि फर्दर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ ना किया जा सके। एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे है, जब हाईएस्ट लेवल पे होगा तो इनकम जो अर्न होगी उससे भी हाईएस्ट लेवल की इनकम हमारी अर्न होगी। अगर ऐसा हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट मेरा हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो दैट इकोनॉमी विल बी टर्म्ड एज डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक यूएसए, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ठीक है, तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना। डेवलप्ड कंट्रीज़ इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशो जो होता है वो विद इन द टाइम हाईएस्ट रहता है। ठीक है, हाँ, ट्रेड साइकिल्स को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूँ तो बात हो रहा है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम्स के अंदर वो कंट्रीज डेवलप्ड इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो हाईएस्ट रहता है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो हाईएस्ट रहता है। इस वजह से उन कंट्रीज़ की जीडीपी है वो इतनी हाईएस्ट है, इतनी हायर है हमसे, हमारी इंडिया की इकोनॉमी से। ठीक है, तो जब अब कंक्लूज़न निकल के क्या आता है, कंक्लूज़न निकल के यही आया है कि जब हम पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मानते हुए उसकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ प्लानिंग करेंगे, फिर उससे इम्प्लाई करेंगे, फिर उसके कुछ आउटकम्स होंगे। जब इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो मेरी स्टडी होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सम फंडामेंटल टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्दर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जब आगे स्टडी करेंगे तो कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं जिन्हें याद करना, जिन्हें लर्न करना और जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला है बेसिस ऑफ द स्टडी। ठीक है, इसका टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पहले भी बता चुका हूँ कि बेसिस ऑफ स्टडी यहाँ पे ये बनता है कि एक इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मानते हुए जब उसकी स्टडी की जाए तो वो मेरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सब्जेक्ट मैटर बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इंडिविजुअल पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई या डिमांड नहीं, एक इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वहाँ के जितने भी लोग हैं इकोनॉमी के, उन्होंने कितने गुड एंड सर्विसेज का एक्सपेंडिचर, कितने गुड एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया, तो वो तो होगी उनकी एग्रीगेट डिमांड। और उसको फुलफिल करने के लिए जितने भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं उन्होंने कितना अपना आउटपुट मार्केट में सप्लाई किया, वो होगा मेरा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो मेरा है वो है इकोनॉमिक एजेंट्स लाइक लार्ज इंस्टीट्यूट, सेबी, आरबीआई एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो कौन कौन से एजेंट्स हम लोग लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं, वहाँ पे तो होता है कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो एक स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो होते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये पूरे एक नेशनल लेवल पे वर्क करती हैं। आरबीआई जो नोट प्रिंट करता है वो पूरे इकोनॉमी के लिए प्रिंट करता है, कुछ पर्टिकुलर पर्सनस के लिए प्रिंट नहीं करता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है
ये जितने भी सेल फोन्स हैं, जितना भी सेल्यूलर नेटवर्क है हमारे जीएसएम का, फोन्स का, उन सबको सर्कुलेट करता है, उन सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये पूरी इकोनॉमी के अंदर शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, ये वो होते हैं जो पूरी इकोनॉमी को रन करते हैं, पूरी इकोनॉमी को, कुछ पर्टिकुलर इनकी स्ट्रीम्स होती हैं उनको रन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ, द स्टडी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम इंस्टेड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। हाँ देखिए, जनरल इक्विलिब्रियम होता है एक पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। जब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, तो ये सब चीज़ें आती हैं, ये तो आती हैं मेरी पार्शियल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और जब जनरल इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्लस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम प्लस मार्केट इक्विलिब्रियम, इन तीनों को जब सम कर दिया जाएगा तो इसे जनरल इक्विलिब्रियम की स्टडी होती है इंस्टेड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, और फिर मेरा पॉइंट आता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस, यानी कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस। व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, ये बाय मिस्टेक मिसप्रिंट होया हुआ है, एक मिनट। ये जो पहले व्हाट इज़ लॉजिकल एट माइक्रो था, ये दोनों जगह पे गलती से माइक्रो माइक्रो टाइप हो गया था। तो व्हाट इज़ लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मैं नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। देखिए, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअल पर्सनस के लिए, इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग फर्म्स के लिए तो ऑप्टिमम होती हैं, उनके लिए तो फ्रूटफुल होती हैं, लेकिन उन्हीं को जब पूरी इकोनॉमी पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे इनका जो रिज़ल्ट आता है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए माइक्रो लेवल पे अगर हर इंडिविजुअल सेविंग कर रहा है, सपोज़ कोई एक पर्सन है, उसकी कुछ इनकम है, उसमें से वो 40% है वो सेव करता है, तो जितनी उसने सेविंग की है वो उसके फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेन इवेंट्स को सस्टेन करने के लिए काम में आएंगी। वो जब भी कभी फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स आएंगे उनमें उसकी सेविंग वो यूटिलाइज कर लेगा। तो इसी तरह से सेविंग करना इंडिविजुअल पर्सन के लिए तो बहुत अच्छा है कि आगे आने वाली जो अनसर्टेनिटीज़ है, कुछ कंटीजेंसीज होंगी, उनमें वो अपनी सेविंग को यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर सभी लोग अगर सेविंग करना इंक्रीज़ कर देंगे तो मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज़ की डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग एक्सपेंडिचर पे कम खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर मार्केट इकोनॉमी में कम करेंगे। जब एक इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कम होगा गुड एंड सर्विसेज पे तो फर्दर उनकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर भी अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे, क्योंकि डिमांड तो ऑलरेडी कम है। जब प्रोड्यूसर्स हैं अपना प्रोडक्शन कम करेंगे तो जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस वो लोग डिप्लॉय किए हुए हैं प्रोडक्शन यूनिट में, उन सबको भी वो डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए कैपिटल है, लेबर है, इनमें भी रिडक्शन आएगा। जब मेरा लेबर रिडक्शन होगा, जब जितने भी लोग हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, अब जब फर्दर इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जो उसने अपने प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर दे रखा है उसे भी कम करेगा। तो जब अगर सब लोग अगर सेविंग ज़्यादा करने लगे तो इसका जो रिज़ल्ट होगा ये फ्रूटफुल नहीं होगा, ये एडवर्स हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर भी अपनी सप्लाई कम करेगा। सप्लाई को कम करने के लिए वो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जितने भी लेबर उसने डिप्लॉय कर रखी है, उन सबको भी वो रिड्यूस कर देगा बाय 20% या 30%। तो इससे इकोनॉमी में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये होते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माइक्रो लेवल तक तो ठीक है, अप्रोप्रिएट है, लेकिन जब अगर उनको मैक्रो लेवल पे अगर उनको अप्लाई कर दिया जाए तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो ये होते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस। देखिए, if all people in an economy save more and spend less, demand for goods and services may decline. Consequently, investment may decline, production and employment level may fall. The economy will be driven towards future poverty rather than prosperity. ठीक है, तो ये था मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो। आगे के जो अपने पार्ट्स हैं वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो टिल दैट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।